अनोखे चोर। क्या कोई किसी की सिर्फ रोटी के लिए हत्या कर सकता है? अगर इसका जवाब हाँ हो तो शायद ही कोई इस बात पर यकीन कर पाए, लेकिन इस केस में कुछ ऐसा ही होता है। हरियाणा के जगाधरी की न्यूजैन कॉलोनी में रहने वाले मशहूर स्टोन क्रैशर राजेंद्र सिक्का के घर का मंजर दिल दहला देने वाला था। किसी ने उनकी बहू रोजी की गला काटकर हत्या कर दी थी। चारों तरफ खून ही खून फैला हुआ था और एक 7-8 महीने का मासूम बच्चा अपनी मां की लाश के पास बैठकर उसकी छाती से लिपट कर रो रहा था। कौन था वो बेरहम कातिल जिसे हत्या करते वक्त उस मासूम बच्चे का भी ख्याल नहीं आया? क्या है पूरा मामला, आइए जानते हैं। कहानी की शुरुआत होती है बिहार के ज़िला मधुबनी के एक गांव बथनी रामपट्टी से। राजेश उसी गांव का रहने वाला था। वो पिछले 1.5 साल से हरियाणा के ज़िला यमुनानगर के जगाधरी की न्यूजैन नगर कॉलोनी में रहने वाले राजेंद्र सिक्का की कोठी पर काम कर रहा था। राजेंद्र सिक्का का शुमार शहर के बड़े बिजनेसमैन में होता था। वो बालाजी स्टोन क्रशर के मालिक थे। राजेश उससे पहले खिदराबाद में मौजूद आरके स्टोन क्रशर में काम करता था। वहाँ उसे कम सैलरी मिलती थी, इसलिए खिदराबाद से काम छोड़कर वह राजेंद्र सिक्का के यहाँ चला आया था। यहाँ उसे खाने पीने और रहने के अलावा 8,000 रुपये सैलरी भी मिलती थी। राजेंद्र सिक्का ने उसे अपनी कोठी के सामने वाले फ्लैट में रहने के लिए एक कमरा भी दे रखा था। 15 मई 2019 की रात को राजेश को जल्दी सोना था। इसकी वजह यह थी कि अगली सुबह यानी 16 मई को उसे जल्दी उठना था, क्योंकि 16 तारीख को राजेंद्र सिक्का को सुबह किसी काम से जल्दी निकलना था। 16 मई को राजेश 7 बजे उठ गया था। सबसे पहले उसने कार धोई, उसके बाद सबके लिए नाश्ता परोसा। करीब 11:15 बजे राजेंद्र सिक्का अपने बेटे दीपांशु उर्फ मोंटी के साथ घर से निकल गए। अब घर पर राजेश के अलावा मोंटी की पत्नी रोजी और उसका 7 महीने का बच्चा रह गए थे। राजेंद्र और दीपांशु के चले जाने के बाद राजेश ने पूरी कोठी की सफाई की। सारा काम निपटाने के बाद वो सामने वाले फ्लैट में कपड़े धोने चला गया। कपड़े उसे कोठी में ही सुखाने थे, इसलिए वो कपड़े धोकर उन्हें लेकर कोठी पर पहुंचता है तो कोठी का दरवाज़ा अंदर से बंद था। दरवाज़ा खुलवाने के लिए उसने रोजी को कई आवाज़ें दी, पर अंदर से कोई आवाज़ नहीं आई। वो काफ़ी देर तक दरवाज़ा पीटता रहा। आखिरकार थक हार कर उसने दीपांशु को फ़ोन किया। उसने दीपांशु को बताया कि भाभी दरवाज़ा नहीं खोल रही हैं, उसे मशीन में कपड़े सुखाने हैं। दीपांशु ने उससे कहा कि वो रोजी को फ़ोन करता है। ये करीब दोपहर 1:30 बजे की बात है। इसके लगभग 10 मिनट बाद दीपांशु वापस राजेश को कॉल करता है और बोलता है कि वो काफ़ी देर से रोजी को फ़ोन कर रहा है, पर वो फ़ोन नहीं उठा रही। तुम कोठी में किसी तरह दीवार फाड़ कर जाओ और जो बात हो मुझे तुरंत बताओ। दीपांशु के कहने पर राजेश कोठी की दीवार फाड़ कर अंदर जाता है और अंदर का नज़ारा देख ज़ोर ज़ोर से चिल्लाना शुरू कर देता है। उसकी चीखें सुनकर आस पड़ोस के लोग भी जमा हो गए। पड़ोसियों ने जब भीतर झांक कर देखा तो उनके भी होश उड़ गए। उन्होंने पुलिस कंट्रोल रूम और एम्बुलेंस कंट्रोल रूम को करीब 20 बार फ़ोन किया, लेकिन किसी ने भी फ़ोन रिसीव नहीं किया। तब तक राजेंद्र सिक्का और दीपांशु भी वहां पहुंच चुके थे। पुलिस कंट्रोल रूम में जब किसी ने फ़ोन नहीं उठाया तो वे लोग अर्जुन नगर पुलिस चौकी पहुंचे और मामले की जानकारी पुलिस को दी। चूँकि मामला हाई प्रोफाइल फैमिली से जुड़ा था, इसलिए एसपी कुलदीप यादव खुद मौके वारदात पर पहुंचे। उनसे पहले पुलिस और क्राइम टीम भी चाय हादसा पर पहुंच चुकी थी और अपनी कार्रवाई में लगी हुई थी। पुलिस ने घर में लगे सीसीटीवी कैमरों की भी जांच की, लेकिन वो बंद मिले। जांच में पता चला कि कैमरे पिछले 1.5 महीने से खराब थे। पूछताछ में राजेंद्र और उनके बेटे दीपांशु ने बताया कि उन्हें किसी प्रॉपर्टी के पेपर बनवाने के लिए तहसील जाना था, इसलिए वे तो सुबह 11 बजे ही निकल गए थे। बहरहाल पुलिस ने अज्ञात हत्यारों के खिलाफ रिपोर्ट दर्ज करके जांच शुरू कर दी थी। इस केस को पुलिस हर छोटे बड़े एंगल से देख रही थी। पुलिस को आशंका थी कि इस घटना में किसी जानकार का ही हाथ हो सकता है, जिसने घर में आसानी से घुसकर इत्मीनान से मर्डर किया और फरार हो गया। दूसरी तरफ सिक्का परिवार ने अभी तक किसी पर भी शक नहीं जताया था और न ही किसी के साथ अपनी निजी या कारोबारी दुश्मनी होना बताया था। एसपी कुलदीप यादव ने मामले की जांच के लिए 4 टीमें गठित की,
लेकिन अभी तक कोई भी सुराग हाथ नहीं लगा था। पुलिस को मौके वारदात से लूट या चोरी की भी कोई सुराग नहीं मिले थे। यानी कातिल का मकसद सिर्फ रोजी की हत्या करना ही था, और जिस बेरहमी से हत्या की गई थी उससे ऐसा लग रहा था जैसे कातिल की रोजी से कोई ज़ाती दुश्मनी थी। खैर, जब पुलिस के हाथों कोई सुराग नहीं लगा तो पुलिस टीम ने क्राइम सीन को एक बार दोबारा बारीकी से चेक किया। इस बार पुलिस ने सामने वाले उस फ्लैट को भी चेक किया जिसमें राजेंद्र सिक्का का नौकर राजेश रहता था। पुलिस को राजेश के फ्लैट पर कुछ ऐसे सबूत मिले जिसकी वजह से पुलिस ने राजेश को हिरासत में लेकर उससे पूछताछ शुरू कर दी। दरअसल इंस्पेक्टर श्री भगवान यादव को पहले से ही नौकर राजेश पर कुछ शक था, और ये शक उसके कमरे की तलाशी लेने के बाद और पुख्ता हो गया। इंस्पेक्टर को राजेश पर पहला शक तब हुआ था जब वो घटना के बाद मौके वारदात पर पहुंचे थे तो नौकर राजेश दुखी होने का नाटक करते हुए ज़ोर ज़ोर से रोने लगा था। और जिस दिन रोजी का मर्डर हुआ था उस दिन राजेश ने दीपांशु और राजेंद्र सिक्का दोनों से ही बात की थी, और दोनों को राजेश ने अलग अलग बात बताई। दीपांशु को बोला कपड़े सुखाने हैं, भाभी दरवाज़ा नहीं खोल रही हैं, और उसके कुछ मिनट बाद जब राजेंद्र ने कॉल की तो उसको बोला कि मैं घर पर नहीं हूँ, जर्दा लेने आया हूँ। इन सब बातों की वजह से इंस्पेक्टर को राजेश पर शक होता है, और जब उसके फ्लैट की तलाशी ली गई तो उसके फ्लैट से ऐसे कपड़े मिले जिन्हें देखकर पुलिस का शक पुख्ता हो गया। इसके अलावा पानी की टंकी के पास से एक साबुन भी बरामद हुआ जिस पर एक जगह हल्का सा खून का धब्बा लगा हुआ था। शायद उसी साबुन से कातिल ने हाथ साफ किए थे। खैर, पुलिस ने सभी सबूतों को कब्जे में लेकर लैब में भिजवा दिया। दूसरी तरफ थाने में राजेश से पूछताछ जारी थी। राजेश पहले तो कई घंटे तक पुलिस वालों को घुमाता रहा। उसने अपने एबनॉर्मल होने का ड्रामा भी किया, लेकिन पुलिस ने जब सख्ती दिखाई तो उसने अपना गुनाह कबूल कर लिया, और उसने रोजी की हत्या की जो कहानी सुनाई उस पर यकीन करना बहुत मुश्किल था। आइए सुनते हैं आखिर राजेश ने रोजी की हत्या क्यों की थी। क्या वाकई मामला सिर्फ रोटी का था या कोई और ही चक्कर था। राजेश के 5 भाई बहन थे। सब भाई बहनों की शादी हो चुकी थी। राजेश भी पैसा कमाने और घर बसाने के लिए अपने गांव से सैकड़ों किलोमीटर दूर जगाधरी आया था। जब से उसने राजेंद्र सिक्का के यहाँ काम करना शुरू किया था वो बहुत खुश था। उसे रहने की जगह के साथ साथ पेट भर खाना और सैलरी भी मिलती थी। वो भी जी जान से सिक्का परिवार की खिदमत करता। नौकर और मालिक के बीच सब कुछ ठीक ठाक चल रहा था, लेकिन राजेश के मुताबिक उसकी परेशानियां तब शुरू हुई जब दीपांशु की शादी रोजी से हुई। उनकी शादी 28 फरवरी 2018 को हुई थी। राजेश ने बताया कि दीपांशु की शादी से पहले वो खुद खाना बनाया करता था, पर शादी के 2 महीने बाद नई बहू रोजी ने किचन संभाल लिया। उसे रोजी के खाना बनाने से कोई एतराज़ नहीं था। उसे एतराज़ इस बात का था कि रोजी उसे कम खाना देती थी। उसने इसकी शिकायत राजेंद्र और दीपांशु के अलावा रोजी से भी की थी, लेकिन किसी ने उसकी बात पर ध्यान नहीं दिया। इसी बीच उसके पिता की डेथ हो जाती है और वो गांव चला जाता है, और जब वो गांव से वापस लौटता है तो खाने की परेशानी और बढ़ जाती है। रोजी अब उसे बहुत कम खाना पीना देती थी। चाय भी छोटी सी प्याली में मिलती, और ज़्यादातर उसे रात में दोपहर का बासी खाना दिया जाता था। जब वो कभी रोजी से और खाना मांगता तो वो बोलती, तुम खाने के लिए जानवरों की तरह बोलते हो और जानवरों की तरह ही खाते हो। रोजी उसे गिनकर 4 से 5 रोटियां देती थी, जिसमें से वो एक रोटी अपने पिता के नाम से निकालकर कुत्तों को खिला देता था। बाकी बची रोटियों से उसका पेट नहीं भरता था। कभी कभी तो उसे लगता जैसे उसने खाना ही ना खाया हो। घटना वाले दिन यानी 16 मई 2019 को भी यही हुआ था। सुबह 7 बजे से काम करते करते दोपहर को जब उसे भूख लगी तो उसने रोजी से खाना मांगा, जिस पर वो बोली कि खाना नहीं बना है, दीपांशु के आने के बाद बनेगा और तभी मिलेगा। इस पर राजेश ने हाथ जोड़ते हुए रिक्वेस्ट की कि साहब लोग पता नहीं कब आएंगे, मुझे बहुत ज़ोर भूख लगी है, मैं खुद कुछ बनाकर खा लूँगा। इस पर रोजी ने वही बोला जो वो हमेशा बोलती थी, जानवरों की तरह खाते हो। उस दिन राजेश को ये बात सुनकर गुस्सा आ गया। बात उसकी बर्दाश्त से बाहर हो गई थी। वो उसी समय किचन में गया और वहाँ से चाकू उठा लाया। उस समय रोजी अपने कमरे में बैठी मोबाइल पर गेम खेल रही थी।
और कब मौत उसके सर पर पहुंची उसे पता ही नहीं चला। खैर, हत्या करने के बाद राजेश पीछे के गेट से कूदकर अपने फ्लैट पर पहुंचता है और अपने तरीके से सारे सबूत मिटाकर उसने दीपांशु को कॉल की कि भाभी गेट नहीं खोल रही, उसे कपड़े सुखाने हैं। उसने कॉल इसलिए की थी कि किसी को भी उस पर शक ना हो, लेकिन वो भूल गया था कि कातिल चाहे जितना ही शातिर क्यों ना हो, कानून की गिरफ्त से नहीं बच सकता। खैर, राजेश के बयान को कलमबंद करने के बाद 18 मई 2019 को पुलिस ने आरोपी को अदालत में पेश कर 5 दिन की पुलिस रिमांड पर ले लिया। रिमांड के दौरान राजेश को मनोरोग चिकित्सक को भी दिखाया गया, पर किसी ने भी ये बात दावे के साथ नहीं कही कि वो साइको है या नहीं। लेकिन ये कहानी अभी यहीं पर खत्म नहीं होती है, बल्कि इस कहानी में होता है एक चौंका देने वाला खुलासा। दरअसल रिमांड अवधि खत्म होने के बाद 21 मई 2019 को आरोपी राजेश को जब दोबारा अदालत में पेश किया जाता है तो उसने एक बड़ा खुलासा करते हुए बताया कि उसने रोजी की हत्या उसके ससुर राजेंद्र सिक्का के कहने पर की थी। राजेंद्र सिक्का ने उसे 50,000 रुपये का लालच देकर यह हत्या करवाई थी। जब वो अदालत से बाहर निकला तो उसने पुलिस की मौजूदगी में मीडिया के सामने अपने मालिक राजेंद्र सिक्का पर कई गंभीर आरोप लगाए। उसने कहा कि उस पर दबाव बनाया गया था कि वो रोजी की हत्या करे। ये सारी योजना हत्या से एक रात पहले ही बना ली गई थी। राजेश के अनुसार उसने रोजी की हत्या करने से मना कर दिया था, जिस पर राजेंद्र ने उसे धमकी दी कि अगर तू ये काम नहीं करेगा तो तू मरेगा। इसलिए अपनी सुरक्षा के तहत उसने ये काम किया था। साथ ही राजेंद्र सिक्का ने उसे यकीन दिलाया था कि तुझे कुछ नहीं होगा और अगर कोई बात होती है तो तुम रोजी द्वारा रोटी कम देने की बात बता देना। राजेश के अनुसार उसे इस काम के लिए कोई एडवांस नहीं दिया गया था, बल्कि कहा गया था कि जब तुम शादी करोगे तो तुम्हें 50,000 मिल जाएंगे। नौकर राजेश के इस सनसनीखेज बयान से केस में नया ट्विस्ट आ गया था। दूसरी तरफ दीपांशु का कहना था कि पुलिस जानबूझकर उसके पिता को फंसाने की कोशिश कर रही है। इसके बाद 4 जून 2019 को रोजी के पिता जनकराज और मां सीमा रानी ने एसपी को दी गई तहरीर में आरोप लगाया कि दीपांशु ने 9 मई 2019 को उन्हें फ़ोन करके 10 लाख रुपये की मांग की थी, जिस पर उन्होंने उससे कहा था कि उन्होंने अभी अपनी ज़मीन का सौदा कर दिया है, जिसकी रजिस्ट्री अभी नहीं हुई है। रजिस्ट्री होते ही वो पैसे दे देंगे। उसके बाद 16 मई यानी घटना वाले दिन दीपांशु ने उन्हें फिर फ़ोन करके पैसे मांगे थे। मना करने पर कुछ घंटे बाद ही उन्हें रोजी की हत्या की खबर मिलती है। उन्होंने आरोप लगाया कि उनकी बेटी की हत्या में राजेंद्र सिक्का और दीपांशु भी शामिल हैं। उन्होंने केस की सीबीआई जांच कराने की मांग की। इस मामले के बाद पुलिस ने केस में धारा 120 बी लगा दी और राजेंद्र और उसके बेटे दीपांशु को भी आरोपी बना दिया। 22 मई 2019 को इस केस की जांच CIA 2 से लेकर एसपी ने डिटेक्टिव स्टाफ को दे दी, क्योंकि राजेंद्र ने पुलिस पर आरोप लगाया था कि उन्होंने झूठी कहानी बनाई है, जिस पर जांच डिटेक्टिव को दी गई थी और बाद में इस केस की जांच SIT को दे दी गई। खैर, 17 सितंबर 2019 को पुलिस ने दीपांशु से पूछताछ की, लेकिन उसका इस मामले में कोई भी हाथ नहीं निकला। वहीं राजेंद्र सिक्का ने गिरफ्तारी से बचने के लिए हाईकोर्ट तक का दरवाज़ा खटखटाया, लेकिन याचिका डिसमिस हो गई। वो कई महीने तक फरार रहा और आखिरकार 17 जुलाई 2020 को राजेंद्र सिक्का पुलिस के सामने जांच में शामिल हुआ। पुलिस ने उसका पॉलीग्राफ टेस्ट भी कराया और उसकी रिपोर्ट राजेंद्र सिक्का के हक में आई। और बिलाखिर 15 माह चली जांच के बाद पुलिस ने राजेंद्र सिक्का और दीपांशु को क्लीन चिट देते हुए कहा कि नौकर राजेश ने अपने बचाव में मालिक का झूठा नाम लिया था। खैर, इस केस में अदालत ने नौकर राजेश को दोषी पाते हुए उसे उम्र कैद की सज़ा और 25,000 का जुर्माना लगाया। फिलहाल राजेश जेल की सलाखों के पीछे अपने किए की सज़ा काट रहा है, तो सावधान रहें, सतर्क रहें। आपकी इस कहानी पर क्या राय है कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। और आप लोगों से है एक छोटी सी रिक्वेस्ट, वीडियो को लाइक और शेयर कर दिया करें। मिलती हूँ जल्द ही एक नई क्राइम स्टोरी के साथ। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।